for our freshers fashion show. Please स्वागत करते हैं फ्रेशर्स का। आप लोग कंटेस्टेंट नंबर 1 से स्टार्ट करके जो भी आपकी लास्ट तक है प्लीज आते जाइए और स्टेज इज योर्स। सॉन्ग रेडी है और रैंप वॉक के लिए डिपार्टमेंट जाते जाएं। साइकिल कंप्लीट करके मैम हम चाह रहे हैं कि रैंप वॉक के बाद हम सर का एक मैसेज सकें। टोकन नंबर 1 से स्टार्ट करिए प्लीज। प्लीज लेट नहीं करिए, जल्दी करिए। दरम्यान फोटो देखो यहाँ से आती है। आगे यहाँ पे ले जाऊँ ना, थोड़ा सा बीच में ले जाऊँ मैं। आप थोड़ा खड़े होके एक क्रम से एक लोग खड़े जाओ, उनको हाथ में थमाते जाएं। बाकी कर दो फोटो मार दो। फटाफट थोड़ा जल्दी करते हैं। शमिता, क्या नाम है आपका? अभी आ जाइए। आप लोगों को बुलाना पड़ रहा है। आइए, पूजा की तबीयत खराब है। हम लोगों की तरफ से छोटा सा सब प्रेम भेंट है। अब इस पेन की कलम की ताकत क्या होगी, इसकी अहमियत, इरादे, कोशिश, मंजिलें, चांद, आसमान, जितने भी शब्द आपने बताया है, इस पेन के जो निब हैं इसे इतिहास लिखा जाएगा। और उस इतिहास के पन्ने में क्या लिखा जाएगा, वो सब उसके लिए आप खुद साक्षी बनेंगे कि इस पेन की कितनी ताकत है। उस कहाँ उसका उपयोग करेंगे, आप किस तरीके से कैसे लोगों को अभिप्रेरित करेंगे, कैसा एक माहौल तैयार करेंगे, वो सब आप लोगों के ऊपर है। कार्यक्रम अपने अंतिम छोर की ओर, समापन की ओर है। तो हम अब चाहेंगे कि तो सर बहुत ही व्यस्ततम है, तो सर से हम आग्रह करेंगे कि सर ऊर्जावान ऐसे व्यक्तित्व के धनी, वर्सेटाइल पर्सनालिटी, आप जैसे ऊर्जावान व्यक्ति के विचार से हम लोगों की नई ऊर्जा का संचार होता है। उसी भावना के साथ सर को आमंत्रित करते हैं
कि आप अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व से हम लोगों को आशीर्वाद रूपी वचन प्रदान करें, जिससे हम लोग जहां भी जाएं अपने मंजिल को प्राप्त करते हुए अग्रसर होते रहें। परम आदरणीय परम श्रद्धेय प्रोफेसर मुनेश कुमार सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आप लोगों के लिए खुशी का अवसर है, तो खुशी के अवसर पर आप लोगों को खुश करने की बात की जाए या वास्तव में जो फीडबैक है वो दिए जाए? खुशी की बात करते हैं, दोनों है। अभी फर्स्ट ईयर से दोनों आना भी बाकी है, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी दोनों नहीं दे सकते, थोड़ा सा टाइम और चाहिए, क्योंकि 55 स्टूडेंट्स और कितने क्लास में आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को फीडबैक खुद पता है। बाकी जो हैं मेरे ख्याल से उनको भी फीडबैक पता होता है, मेरा क्लियर है, कोई हिडन नहीं है। आप लोगों ने अच्छी पार्टी का आयोजन किया, आप लोगों ने एंजॉय किया, आप लोग खुद ऊर्जावान हैं। संजय कह रहे हैं मैं ऊर्जावान हूं, मैं ऊर्जावान नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की ऊर्जा के सामने मेरी जो ऊर्जा है वो क्षीण होती चली जा रही है। तो ऊर्जावान आप लोग हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस ऊर्जा को हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, ये सवाल है। और मैंने बीएड में भी इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की थी और आज भी रेखांकित करने की कोशिश करूंगा कि आखिर हम फ्रेशर पार्टी का जो आयोजन करने की जो संकल्पना थी, वो संकल्पना क्या थी। आप लोग एक दिन फ्रेशर पार्टी करते हैं और हमें लगता है कि हमारा जब तक सेशनल टेस्ट शुरू नहीं होते थे तब तक हम लोगों का इंट्रोडक्शन होता था, और वो इंट्रोडक्शन रैगिंग के फॉर्म में होता था। जब हमारे सीनियर्स हमें ये सिखाते थे कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इस पर्टिकुलर हॉस्टल में रहने के, पढ़ने के, ड्रेस पहनने के क्या तरीके हैं, और शायद वो जो ट्रेनिंग हुआ करती थी वो ऑल डेज नहीं चलती थी, सैटरडे नाइट तकरीबन 9:30 बजे के बाद शुरू होती थी। जैसे ही हम लोग अपना डिनर करके लौटते थे हॉस्टल्स की तरफ, सीनियर्स वहीं हम लोगों को रोक लेते थे, और रोकने के बाद जो उनकी ट्रेनिंग होती थी वो अगले दिन कम से कम 12 बजे तक चलती थी। जो सेटिस्फाइड या जिनकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट होता चला जाता था, उनको सीनियर्स लगातार छोड़ते चले जाते थे, और जिन लोगों को और सुधार की आवश्यकता होती थी उन पर और मेहनत करते थे। कुछ लोग खाना खाने के बाद हॉस्टल से गायब हो जाते थे, और वो अगले दिन 12 बजे आते थे कि अब तो इंट्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो बंद हो गई होगी। लेकिन लोग इंट्रोडक्शन लेने वाले भी बदल जाते थे और देने वाले भी बदल जाते थे। संडे में जो 12 बजे आते थे उनको भी फिर से पकड़ लिया जाता था कि रात कहाँ थे, इंट्रोडक्शन में आप शामिल नहीं थे, और अब हो तो अब के बाद की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन वो जो इंट्रोडक्शन होता था, जितने लोग फेस करते थे, वो एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती थी सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में। जैसे ही वो इमोशनल बॉन्डिंग बनती थी तो कहां से लर्निंग रिसोर्सेस इकट्ठा करने हैं, किन लर्निंग रिसोर्सेस को इकट्ठा करना है, लाइब्रेरी या दूसरी जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, वो सारी चीजें जो क्लासरूम और टीचर्स से नहीं मिल पाती थी वो स्टूडेंट्स अपने सीनियर्स से लेते थे। लेकिन हम जिस सिस्टम में रहे, तकरीबन 90% के आसपास जो स्टूडेंट थे वो हॉस्टलर्स थे, हम हॉस्टलर्स थे, तो हमारे लिए वो बहुत आसान था। आप लोगों में से अधिकांश जो स्टूडेंट्स हैं वो डे स्कॉलर्स हैं, आप केवल क्लासेस अटेंड करने के लिए हमारे पास आते हैं और क्लासेस अटेंड करने के बाद आप चले जाते हैं। लेकिन सोच के देखिए कोठारी एजुकेशन कमीशन को, और इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर, कि बहुत सारी चीजें आप पढ़कर रट सकते हैं
पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन उनको रिफ्लेक्शंस को देखना कि आखिर किस तरह से विजुअलाइजेशन रहा होगा हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स का, कि जो इस पॉइंट को वो रख रहे थे। जैसे एक तरफ कोठारी एजुकेशन कमीशन को आप कहते हैं कि डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, कि भारत के जो भविष्य है या भाग्य है उसका जो निर्धारण है वो उसकी कक्षाओं में होता है। लेकिन वही कोठारी एजुकेशन कमीशन को यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा काम उसने टीचर एजुकेशन की जो सिफारिशें हैं उनको देने के लिए किया, और एक पूरा फ्रेमवर्क उन्होंने खाका जो है खींचने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने ये विजुअलाइजेशन किया कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन होंगे, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स होंगे, और उन कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स चलेंगे, उन टीचर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स टीचर बनने आएंगे, सरकार उनको स्टाइपेंड्स देने की व्यवस्था करेगी। क्योंकि क्लास में जो हम कह रहे हैं भाग्य का निर्धारण कब होगा, मैं लगातार इस चीज को कहता हूं, क्लास जो है वो 4 वॉल्स नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, जहां शिक्षक और जहां विद्यार्थी खड़े हो जाए और अपना जो उद्देश्य है उसके लिए चर्चा करें, वो क्लासरूम होता है। वो पेड़ के नीचे भी हो सकता है, वो कॉरिडोर में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन क्लासरूम बहुत सुंदर है, और यदि शिक्षक और विद्यार्थी उन क्लासरूम से नदारद हैं तो फिर वो क्लासरूम उस तरह के चेंज नहीं कर सकती जिस तरह के चेंजेस की बात जो है कोठारी एजुकेशन कमीशन ने कही थी। दूसरी एक बहुत क्रांतिकारी जो रिकमेंडेशन थी कोठारी एजुकेशन कमीशन की, वो ये थी कि हमारे जो स्टूडेंट हैं और टीचर हैं वो एक प्रीमाइसिस में रहेंगे, मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल्स होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे, और जो हमारी फैकल्टी होगी, जो हमारे एम्प्लॉइज होंगे, सपोर्टिंग स्टाफ जिनको कहते हैं, उनको भी उन्हीं कैंपस में रेजिडेंशियल अकोमोडेशन होंगे। कहने का क्या मतलब था कि बहुत थोड़ा सा जो हिस्सा है हमारे विद्यार्थी या परीक्षा में पास करने की जो चीजें हैं वो क्लासरूम से सीखते हैं, लेकिन उनकी जो जीवन की तैयारी होती है वो जीवन की तैयारी क्लासरूम के बाहर भी होती है, जब वो अपने शिक्षक का, जब वो अपने कर्मचारियों का जो व्यवहार है उस डिपार्टमेंट के बाद भी देखते हैं। इसलिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है दिन में 4 घंटे या 6 घंटे चलने वाली नहीं, बल्कि 24 घंटे चलने वाली प्रोसेस है, और वो क्लासरूम के बाद भी जो हमारी सोशल कंडीशंस है उनमें और ज्यादा चलती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हम देखें तो शायद हम टीचर एजुकेशन के लिए उस तरह का वातावरण नहीं बना पाए जिस तरह का वातावरण बनाने की बात कोठारी एजुकेशन कमीशन ने कही थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि बीएड जो है मोस्ट पुअर प्रोग्राम बनकर साबित हुआ है हमारा, और जब से हम एमएड में प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए हैं तो वहां भी वो मोस्ट पुअर प्रोग्राम साबित हुआ है, जहां क्लियर ये हो गया कि हमें जाने की जरूरत नहीं है, बीएड की डिग्री है मिल जाएगी, कोचिंग में एडमिशन लेंगे और एडमिशन के बाद हम कहीं टीचर बन जाएंगे। लेकिन यदि उस टीचर के साथ वो टीचिंग एप्टीट्यूड्स, वो एटीट्यूड्स, वो इंटरेस्ट यदि डेवलप नहीं होते हैं तो वो टीचर तो बन सकता है, लेकिन टीचर के रूप में उसको जो महान जिम्मेदारी समाज ने हजारों वर्ष से उसके कंधों पर डाली है वो उसको निभा पाने में कामयाब नहीं होगा, और शायद ये हमारे इस समय की वो सबसे बड़ी चुनौती है। शायद हमारी क्लास आने वाले समय में आने वाले जो नागरिक हैं उनको ये सिखाने में नाकामयाब होंगी कि एक कुशल नागरिक को बनने के लिए उनके अंदर क्या क्षमताएं, क्या योग्यताएं और क्या दृष्टिकोण होने चाहिए। हम चर्चा सारी कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की भी चर्चा कर रहे हैं,
लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचार को हम सोशल एक्सेप्टेंस देते चले जा रहे हैं? और यदि ये सामाजिक स्वीकृति एक तरफ मिलनी शुरू हो गई तो शायद हमारे सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। आज मैं फर्स्ट ईयर की क्लास में डिस्कस कर रहा था, जब सोशलाइजेशन की बात कर रहा था, तो अफगानिस्तान में जब पहली बार तालिबान अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा था तो एक किताब लिखी गई थी तालिबान के ऊपर कि हु विल रूल ग्रेवयार्ड्स, कि कब्रिस्तानों पर शासक कौन करेगा। कारण यह था कि जब तालिबान अफगानिस्तान में पांव पसार रहा था तो तालिबान के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियंस थे, इंटेलेक्चुअल क्लास थी, वो अफगानिस्तान से माइग्रेट कर रही थी उन देशों की तरफ जहां उनको लग रहा था कि वो बेहतर जीवन जीने के लिए बेहतर राष्ट्र है। वो अमेरिका भी था, वो कनाडा भी था, वो नॉर्वे भी था, वो न्यूजीलैंड भी था। आपको पता है कि ये जो है दुनिया भर के लोगों के लिए ये राष्ट्र ऐसे हैं जिनको वो सोचते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा जीवन है, और दुनिया भर के लोग आकर्षित उधर हो रहे हैं। और बाद में आपको पता है कि अफगानिस्तान का जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति भी किस कदर भागा कि उसने पता ही नहीं चलने दिया, जनता को बेसहारा छोड़कर वो निकल दिया। भारत उस तरफ बढ़ रहा है। यदि आप एनुअली देखें, इंडिया माइग्रेशन रिपोर्ट के आंकड़ों को देखें, तो लगातार लाखों लोग भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं और किन देशों की नागरिकता ले रहे हैं? फ्रांस की, जर्मनी की, ऑस्ट्रिया की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, इन देशों की नागरिकता ले रहे हैं। जैसे अब तक का 2021 का यदि आप आंकड़ा देखें तो तकरीबन 1,19,000 के आसपास लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है और इन देशों की नागरिकता ली है। ये कौन लोग हैं आखिर जो नागरिकता छोड़ते हैं? क्या ये हम जैसे और आप जैसे लोग हो सकते हैं? ये वही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, टॉप क्लास के इंटेलेक्चुअल्स हैं या टॉप क्लास के पॉलिटिशियंस हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि हमारी आपसे जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं और वो अपेक्षाएं लगातार चलने वाली हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा करना भी हमारा दायित्व होता है। एमएड सेकेंड ईयर का क्या हाल है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, और अब तक की लाइफ में मुझे लगता है, आपके लिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है इससे खराब बैच मैंने नहीं देखा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जो ऐसा नहीं होता है। लेकिन एमएड फर्स्ट ईयर का भी क्या हाल है? ये तब है जब हम लोगों ने आपको पहले ही अपनी अपेक्षाएं बताई हैं कि हमें कौन डिपार्टमेंट में चाहिए और कौन डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए। हमने एडमिशन नहीं किया आपको, हमने 3-3, 4-4 बार, मेरे टीचर्स ने, मैंने खुद आपसे कहा कि भाई देखो अटेंडेंस दे पाओ, यहां रह पाओ तो एडमिशन लो और नहीं तो एडमिशन मत लो। लोगों ने एडमिशन लिया और अटेंडेंस जब देख रहे हैं तो वो कभी कभी 60% के आसपास अटेंडेंस पहुंच पा रही है। इसलिए आपको जज करना पड़ेगा अपने आप को। यदि हम जज नहीं करते हैं तो फिर तो हम आंख बंद करें और आने वाले खतरे की तरफ सोचे ही नहीं। लेकिन हम इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं हो सकते, क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्लास के सामने ये दिक्कत होती है कि उसकी आंख बंद भी हो गई तो भी सामने आने वाले जो खतरे हैं वो खतरे उसके दिमाग में चलते हैं जो उसे सोने नहीं देते। और टीचर एजुकेशन उस तरह के सेंसिटिव, सेंसिबल इंटेलेक्चुअल्स को यदि तैयार नहीं कर पाई तो हम अच्छे टीचर्स को तैयार नहीं कर पाएंगे, और अच्छे टीचर्स नहीं तैयार हो पाए तो हम अच्छे नागरिकों को भी तैयार नहीं कर पाएंगे। क्या हमारा काम जो खतरे हैं उन पर चर्चा करना या अपना संदेह व्यक्त करना
तक सीमित है और खत्म हो जाता है, या उन संदेहों को पहचानना और उनमें समाधान में हमारी कितनी भूमिका हो सकती है, चाहे रत्ती भर भूमिका क्यों ना हो, वो रत्ती भर भूमिका भी बड़ी भूमिका बनती है आने वाले दिनों में। तो उस चीज को हम लोगों को अपनी भूमिका को रेखांकित करना चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं इस तरीके से करें तो मुझे फिर से रूजवेल्ट की एक बात आती है जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे कि पॉवर्टी एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, कि विश्व में यदि कहीं भी गरीबी रही तो वो संपूर्ण मानवता के लिए खतरा बनेगी। और ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं आज, जिनको मिसयूज किया जाता है एक और अनेकों आधार पर, ये वही लोग हैं जो उन परिस्थितियों की वजह से परेशान हैं और उनको मिसयूज कर लिया जाता है। हमें इसलिए अपनी जो भूमिका है, मुझे भी अपनी भूमिका को रेखांकित करना होगा और आपको भी अपनी भूमिका को रेखांकित करना होगा। बिना करे बात नहीं बनेगी। खाली ये नहीं कि हमने बहुत अच्छी बातें करी और ताली बजाई और चले गए, बल्कि जो एमएड फर्स्ट ईयर के लोग हैं उनको एमएड सेकंड ईयर के लोग क्या रोल मॉडल देते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। रोल मॉडल के रूप में आप अपने आप को अच्छा करते हो तो निश्चित रूप से जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो आपको फॉलो करेंगे, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया तो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सामने रोल मॉडल नहीं होगा। जब हमने 2 साल का जो कोर्स शुरू किया था तो पहली बार उसी समय था कि जब मैं हेड भी बना था और अटेंडेंस को लेकर हम काफी स्ट्रिक्ट थे, अभी भी स्ट्रिक्ट हैं। आप लोग सेकेंड ईयर वाले जानते हैं, हम लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे जिन लोगों के अटेंडेंस शॉर्ट थे। वो अलग बात है कि सरकार का फिर आदेश आया और मेरे भी ऊपर लोगों ने कहा कि इस बार कोरोना की वजह से इनको अवसर दे दो। तब मैं तैयार हुआ और तब जब 4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, तब जाकर ये करेक्शंस हुए हैं आपके। तो हम किसी के साथ अटेंडेंस के ग्राउंड पर कोई फ्रीडम नहीं देने वाले, क्योंकि हमारी ये शर्त है कि मैं भी और मेरे टीचर भी और आप भी जब तक क्लासरूम में नहीं खड़े होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कुछ करेंगे क्लासरूम में खड़े होकर करेंगे। डिग्री बिना आए, बिना पढ़े, बिना पढ़ाए बहुत सारी जगह मिल रही हैं, वो बेस्ट प्लेस हो सकता था आप लोगों के लिए, लेकिन हमने आपका जो चयन किया है वो आपकी सिंसियरिटी के आधार पर करा है कि आप गंभीरता के साथ यहां आएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम कोई अवसर उस तरह का फर्स्ट ईयर को भी नहीं देने वाले हैं। और इस चीज को लगातार मैंने अपने वाइस चांसलर साहब से भी कहा है कि सर इस बार हमसे बार बार अपराध बोध होता है कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स को भी आगे लेकर जाना पड़ रहा है जो कभी एमएड करने के लिए सिंसियर रहे ही नहीं। और उन्होंने ये स्ट्रिक्टली वो कह दिया है, यार इस बार हो गया, आगे मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं टोकूंगा, उन्होंने ये कह दिया है। तो सेकेंड ईयर में भी जो लोग आ गए हैं और सोच रहे हैं कि हम आगे कुछ कर लेंगे, यदि वो सेकेंड ईयर में अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो उनके लिए मेरे पास कोई भी संवेदनाएं नहीं रहेंगी। और वही मेरा मैसेज जो है फर्स्ट ईयर के लिए भी है। इसलिए क्लास में आप लोगों का दायित्व है कि अपने जो साथी हैं वो साथी क्लास में आए, क्योंकि आपने एडमिशन लेकर यदि आप इस स्टेज पर कोर्स छोड़ते हो तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिंसियरली एमएड करना चाहते थे, लेकिन आपकी वजह से हमने उनको मना किया है। इसलिए आप एक सिंसियर जो कैंडिडेट है, जो एमएड करने के लिए आया था, जो बाहर एडमिशन इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि वहां फीस ज्यादा थी, वो एमएड नहीं कर पाएगा। तो आप किसी के अधिकार, अपने अधिकार तो आप खत्म करेंगे ही करेंगे, किसी और सिंसियर जो स्टूडेंट है उसके अधिकार को भी आप खत्म करेंगे। तो आप लोग अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए, अपने साथियों को मोटिवेट करिए, क्लास में आए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे और प्रेशर्स में हम नहीं आते हैं। सीधी बात यह है। शुरुआत के समय में हम लोगों ने बहुत प्रेशर्स देख लिए, गवर्नर हाउस के भी देख लिए, यूनिवर्सिटी के भी देख लिए, स्टूडेंट्स के भी देख लिए हैं। इसलिए अब वो प्रेशर्स काम नहीं करते, क्योंकि जब हम क्लियर हैं एकदम तो हमें कुछ नहीं देखना। लेकिन हम
उसी उसी बात करते हैं कि जो फर्स्ट बैच था हमारा, उस फर्स्ट बैच ने उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ इतना अच्छा काम किया कि 41 स्टूडेंट्स ने 1 सीटिंग में नेट और जेआरएफ निकाला। जब उन्होंने नेट और जेआरएफ निकाला तो उनके जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो ये सोचते थे कि भाई आपने नेट और जेआरएफ के लिए कहां से कोचिंग ली, और वो स्टूडेंट सिंपली ये कहते थे कि सर हमने कोई कोचिंग नहीं ली, हमने तो बस क्लास में पढ़ते चले गए और कैसे नेट हो गया हमें पता नहीं। और ये आप ही के साथ नहीं, मेरे साथ खुद हुआ। जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट दिया था तो मैं ये सोचता था कि नेट तो बहुत बड़ा एग्जाम है, शायद नहीं होगा, लेकिन देके आने के बाद भी ये था कि क्या इतने उस पर होगा नेट। रिजल्ट दूसरों को दिखाते लाते रह गए, अपना देखने की हिम्मत नहीं हुई। और उसके बाद यदि आप देखो तो जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में जब रिजल्ट पब्लिश हुआ तो एक बार खड़े खड़े देखने की कोशिश की और कहा कि अरे ये तो 30वां नंबर हमारा ही लग रहा है। लेके गए 4 बार एडमिट कार्ड और एम्प्लॉयमेंट न्यूज को आजू बाजू रख के देखा, छोड़ के चले गए। जूनियर्स ने देखा और कहा कि मुनेश भाई मिठाई खिलाइए, आपका तो नेट क्वालिफाई हो गया। और उस समय नेट क्वालिफिकेशन के जो नंबर्स थे वो नंबर्स बहुत कम हुआ करते थे, 1-2 लोग पूरे बैच से होते थे। लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि हमने नेट के लिए अलग से तैयारी नहीं करी, लेकिन हाँ अटेंडेंस हमारी मोर देन 90% क्लासरूम में रही। जो टीचर्स पढ़ाते चले गए कंटिन्यूसली उसको हम लोग पढ़ते चले गए, और उसका असर ये रहा कि शायद आज हम जहां खड़े हैं उन क्लासेस की ही देन है। जब आप उन क्लासेस में कंट्रीब्यूट करते हो तो तभी आप अपने लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपने परिवार और समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एक जगह कंट्रीब्यूशन गड़बड़ाएगा तो फिर सारी जगह हमारा वो कंट्रीब्यूशन गड़बड़ाएगा। आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैंने थोड़ी देर आपके साथ देखा, आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो सच में ओवरऑल जो डेवलप्ड पर्सनैलिटी होती है वो है। बस जरूरत है उसको सही दिशा में, सही समावेश, सही समय पर और सही प्रयासों के साथ उसको हम दिशा दें। यदि वो देते हैं तो मुझे लगता है हम लोगों से बहुत कई गुना ज्यादा जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां आपके जीवन का इंतजार कर रही हैं। और यदि हम नहीं दे पाए तो शायद हमारे लिए फिर संकट है कि शायद हम कहीं खड़े नहीं होंगे और एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। मैं आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूं और एमएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट ईयर के लिए वो रोल मॉडल की भूमिका को निभाना शुरू करें, पढ़ने लिखने के लिए, दिशा देने के लिए, जिससे कि कैरियर बनाने में उनको मदद करें और डिपार्टमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है उनकी पर्सनैलिटी के लिए, जिससे कि वो इसको आइडेंटिफाई करें। आपको लगता है कि ये बातें सही हैं तो बेस्ट दीजिए लाइफ का। परेशानी सबके साथ होती है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, लेकिन कमिटमेंट टू द ऑब्जेक्टिव हमारा प्राइम कंसर्न होना चाहिए। यदि वो है तो मुझे लगता है कोई किसी के साथ दिक्कत नहीं है, केवल हमारा ऑब्जेक्टिव हम अचीव करेंगे। धन्यवाद। क्लास हो गया। थैंक यू सर। जैसा सर ने मैसेज दे दिया है कि हम लोगों को एक ऐसा व्यक्तित्व बना के यहाँ से निकलना है कि टीचर एजुकेटर के तौर पर अगर हम बने तो जहाँ भी जाएं, क्योंकि सर ने बीच में ही कोठारी आयोग कमीशन का भी जिक्र किया था, तो वो एजुकेशन कमीशन ये कहता ही है कि देश का भविष्य का निर्माण इस समय कक्षाओं में हो रहा है। तो इस समय तो हम लोग कक्षाओं का तो एक अभिन्न हिस्सा और प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि हम लोग टीचर एजुकेटर के तौर पर हैं। तो टीचर एजुकेटर के तौर पे हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से हम लोग एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी से जोड़ेंगे, एजुकेशन को उत्पादकता से जोड़ेंगे, उस तरीके की बात सर कर रहे हैं। उसके लिए हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी दे के गए हैं कि हम लोगों को रोल मॉडल प्ले करना है, तो सेकेंड ईयर वालों किस तरीके से करना है। संजय सर के लिए नाश्ता वहाँ पहुँचा दो।
चलो